विश्वास जगाएं, डर भगाएं। जब हम डरे होते हैं तो हमारे यार दोस्त हमें समझाते हैं, यह तुम्हारे मन का वहम है, चिंता मत करो, डरने की कोई बात नहीं है। परंतु आप और हम जानते हैं कि डर की इस किस्म की दवा से काम नहीं चलता है। इस तरह की तसल्ली से हमें कुछ मिनट या कुछ घंटे का ही आराम मिलता है। यह तुम्हारे मन का वहम है वाले उपचार से विश्वास नहीं जगता, ना ही डर का इलाज होता है। हाँ, डर वास्तविक होता है और इसे जीतने से पहले हमें यह मानना ही पड़ेगा कि इसका अस्तित्व होता है। आजकल इंसान के ज्यादातर डर मनोवैज्ञानिक होते हैं। चिंता, तनाव, उलझन, संत्रास, यह सभी हमारी नकारात्मक अनुशासनहीन कल्पना के कारण पैदा होते हैं। परंतु सिर्फ यह जानने से कि डर कैसे पैदा होता है, उस पर डर का इलाज नहीं हो जाता। जब डॉक्टर यह पता कर लेता है कि आपके शरीर में कोई इन्फेक्शन है, तो उसका काम वहीं पूरा नहीं हो जाता। इसके बाद वह इन्फेक्शन का इलाज भी करता है। यह तुम्हारे मन का वहम है वाला पुराना विचार यह मानता है कि डर का वास्तव में अस्तित्व होता ही नहीं है, परंतु ऐसा नहीं है। डर का अस्तित्व होता है। डर असली है। डर सफलता का नंबर 1 दुश्मन है। डर लोगों को अवसर का लाभ उठाने से रोकता है। डर लोगों को शारीरिक रूप से कमजोर बना देता है। डर लोगों को बीमार बना देता है। डर लोगों को जिंदगी को छोटा कर देता है। आप जब बोलना चाहते हैं तो डर आपके मुंह को बंद कर देता है। डर अनिश्चितता, आत्मविश्वास का अभाव के कारण ही हमारी अर्थव्यवस्था में मंदियां आती हैं। डर के ही कारण करोड़ों लोग इतना कम हासिल कर पाते हैं और जीवन का इतना कम आनंद ले पाते हैं। वास्तव में डर एक शक्तिशाली भावना है। किसी न किसी रूप से डर लोगों को वह हासिल करने से रोकता है जो वे जीवन में हासिल करना चाहते हैं। हर तरह के और हर आकार का डर मनोवैज्ञानिक इन्फेक्शन का एक रूप है। हम अपने मानसिक इन्फेक्शन को भी उसी तरीके से दूर कर सकते हैं जिस तरह हम अपने शरीर के इन्फेक्शन को दूर करते हैं, यानी इसका इलाज करते हैं। उसके लिए सबसे पहले हमें उपचार के पहले की तैयारी करनी होगी। यह जानना होगा कि आत्मविश्वास आसमान से आकर हमारे दिमाग में नहीं घुसता, बल्कि हमारी आत्मविश्वास को हासिल किया जा सकता है, विकसित किया जा सकता है। कोई भी व्यक्ति आत्मविश्वास के साथ पैदा नहीं होता। जिन लोगों में आत्मविश्वास प्रचुरता में होता है, जिन्होंने चिंता को जीत लिया है, जो हर जगह और हर कहीं बेफिक्र से आते जाते हैं, इन्होंने यह आत्मविश्वास धीरे धीरे हासिल किया है। आप भी ऐसा ही कर सकते हैं। यह अध्याय आपको बताएगा, लेकिन कैसे। द्वितीय विश्व युद्ध में नेवी ने यह फैसला किया कि इसके सभी नए रंग रूटों को तैरना आना चाहिए। इसके पीछे यह विचार था कि तैरना आने से किसी डूब आदमी की जान बचाई जा सकती है। जिन लोगों को तैरना नहीं आता था, उनके लिए तैरने की कक्षाएं आयोजित की गई। मैंने इस तरह के एक प्रशिक्षण को देखा। सतही तौर पर यह देखना मजेदार था कि इतने बड़े बड़े जवान और स्वस्थ लोग कुछ फुट गहरे पानी में ही कूदने से घबरा रहे थे। इन लोगों को 6 फुट ऊंचे स्टैंड से पानी में कूदना था और पानी सिर्फ 8 फुट गहरा था। हालांकि आसपास बहुत से वैज्ञानिक विशेषज्ञ तैराक खड़े थे और जान का कोई जोखिम भी नहीं था, फिर भी ये वयस्क लोग बुरी तरह भयाक्रांत थे। गहराई से सोचने पर यह दुखद प्रसंग था। उनका डर वास्तविक था, परंतु उनमें और हार के डर के बीच में केवल एक ही चीज आड़े आ रही थी, और वह थी नीचे के पानी में छलांग। एक से ज्यादा बार मैंने देखा कि इन युवकों को बोर्ड से अनपेक्षित धक्का दे दिया गया और इसका परिणाम यह हुआ कि पानी से उनका डर हमेशा के लिए दूर हो गया। हजारों
भूतपूर्व नेवी के जवान इस घटना से परिचित होंगे। इस घटना से हमें यह शिक्षा मिलती है, काम करने से डर दूर होता है। दुविधा में रहने या अनिर्णय की स्थिति में रहने से या काम टालने से हमारा डर बढ़ जाता है। इसे अभी हाल अपनी सफल नियमों की पुस्तिका में लिख लें। काम करने से डर दूर होता है। काम करने से डर सचमुच दूर होता है। महीनों या कुछ महीनों पहले 40 साल का एक परेशान हाल एजुकेटिव मुझसे मिलने आया। वह एक बड़े रिलेटिंग संगठन में महत्वपूर्ण पद पर था। चिंतित स्वर में उसने मुझे बताया, मुझे डर है कि मेरी नौकरी छूट जाएगी। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे थोड़े से दिन बचे हैं। क्यों? मैंने पूछा। सभी बातें मेरे खिलाफ हैं। मेरे दिमाग की बिक्री के आंकड़े पिछले साल से 7% कम है। यह बहुत बुरा है, खासकर तब जब हमारे स्टोर की सेल पिछले साल की तुलना में 6% बढ़ती है। मैंने हाल ही में कुछ गलत फैसले लिए हैं और मुझे कई बार मीटिंग में यह संकेत दिया गया है कि मैं कंपनी की गति के साथ साथ प्रगति नहीं कर पा रहा हूँ। मुझे इतना बुरा अनुभव पहले कभी नहीं हुआ। मेरी पकड़ ढीली होती जा रही है और यह सबको साफ दिख रहा है। मेरे कर्मचारियों को भी इस बात का एहसास हो चुका है। मेरे सेल्समैन भी यह देख सकते हैं। दूसरे एजुकेटिव भी यह जानते हैं कि मैं ढलान पर नीचे फिसल रहा हूँ। एक साथी एजुकेटिव ने तो पिछली मीटिंग में यह तक सुझाव दिया कि मेरा कुछ काम इसके डिपार्टमेंट को सौंप दिया जाए ताकि स्टोर के कुछ लाभ कमाया जाए। मैं एक ऐसा डूबता हुआ आदमी हूँ जिसे बहुत सारे लोग डूबता हुआ देख रहे हैं और उसके डूबने का इंतजार कर रहे हैं। एजुकेटिव ने अपनी दुर्दशा का हाल सुनाना जारी रखा। आखिरकार मैंने उसे बीच में रोककर इससे पूछा कि तो आप इस बारे में क्या कह रहे हैं? आप स्थिति को सुधारने के लिए क्या प्रयास कर रहे हैं? मैं इसमें कर ही क्या सकता हूँ, उसने जवाब दिया। मैं सिर्फ यही उम्मीद कर रहा हूँ कि सब कुछ ठीक हो जाए। इस पर मैंने कहा, परंतु क्या उम्मीद करने से ही सब कुछ ठीक हो जाएगा? फिर बिना उसे जवाब देने का मौका दिए मैंने उससे अगला सवाल पूछा, क्यों ना उम्मीद करने के साथ साथ आप कुछ प्रयास भी करें? कैसे? उसने कहा, आपके मामले में 2 तरह के काम किए जा सकते हैं। पहला तो यह है कि आप अपनी सेल्स को बढ़ाकर दिखाएं। हमें यही से शुरू करना होगा। कोई ना कोई वजह तो होगी जिसके कारण आपकी सेल्स कम हो रही है। उस वजह का पता लगाएं। हो सकता है कि आपको अपना पुराना माल निकालने के लिए स्पेशल सेल लगानी पड़े ताकि आप नया माल खरीद सकें। शायद आपको अपने डिस्प्ले काउंटर्स को अलग तरीके से जमाना पड़े। शायद आपको अपने सेलमैनों में ज्यादा उत्साह भरना पड़े। मैं यह तो नहीं बता सकता कि किस तरह आपका सेल्स वॉल्यूम बढ़ सकता है, परंतु यह किसी ना किसी तरह तो बढ़ ही सकता है। और इसके अलावा आप अपने मैनेजर से भी बात करके देख लें। हो सकता है कि वे आपको नौकरी से निकालने वाला हो, परंतु अगर आप उनकी सलाह लेंगे तो वे आपको समस्या को सुलझाने के लिए निश्चित रूप से ज्यादा मोहलत दे देंगे। स्टोर के लिए आपका विकल्प ढूंढना बहुत मुश्किल होगा, बशर्ते कि टॉप मैनेजमेंट को यह लगे कि आप समस्या को सुलझाने का गंभीर प्रयास कर रहे हैं। मैं आगे कहता रहा, इसके बाद आप अपने कर्मचारियों से, अपने अधीनस्थों से बात करें। डूबते हुए आदमी की तरह व्यवहार करना छोड़ दें। अपने आसपास के लोगों को यह एहसास होने दें कि आप में अभी जान बाकी है। एक बार फिर उसकी आंखों में हिम्मत लौट आई। फिर उसने पूछा, आपने कहा था कि मैं 2 कदम उठा सकता हूँ। दूसरा कदम क्या है? दूसरा कदम यह है जिसे आप बीमा योजना कह सकते हैं कि आप किसी
दूसरे स्टोर में अपने लिए ऐसी जगह ढूंढ कर रखें जहां आपको यहां से ज्यादा तनख्वाह मिल सके। अगर आप सकारात्मक कार्य करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। आपकी कर्मठता से आपके सेल्स आंकड़े निश्चित रूप से अच्छा हो सकता है और सुधर जाएगा। फिर भी एक दो विकल्प को पास रखना हमेशा ज़्यादा अच्छा होता है। याद रखें, बेरोजगार आदमी के लिए नौकरी हासिल करना बहुत मुश्किल होता है, जबकि पहले से नौकरी कर रहे आदमी के लिए नौकरी हासिल करना बेरोजगार की तुलना में 10 गुना ज़्यादा आसान होता है। 2 दिन बाद यही एजुकेटिव मुझसे मिलने आया। आपसे चर्चा के बाद मैं काम में जुट गया था। मैंने बहुत से बदलाव किए, परंतु सबसे बड़ा बदलाव मैंने अपने सेल्समैनों के रवैये में किया। पहले मैं सप्ताह में 1 बार मीटिंग लिया करता था, अब मैं हर सुबह मीटिंग लेता हूँ। मैंने उन सभी लोगों में उत्साह भर दिया। ऐसा लगता है कि मेरे जोश को देखकर उनमें भी हौसला आ गया है। जब उन्होंने देखा कि मुझ में जान बाकी है तो उन्होंने भी ज्यादा मेहनत करने का फैसला कर लिया। ऐसा लगता है कि जैसे वे सिर्फ इस बात का इंतजार कर रहे थे कि मैं आगे बढ़ने की पहल करूं। अब सब कुछ ठीक चल रहा था। पिछले हफ्ते मेरी बिक्री पिछले साल की तुलना में ज्यादा हुई और यह स्टोर की औसत बिक्री से भी काफी अच्छी है। ओह, बहरहाल, उसने कहा, मैं आपको एक और अच्छी खबर सुनाना चाहता हूँ। मुझे 2 वैकल्पिक नौकरियों के प्रस्ताव मिले हैं। निश्चित रूप से इससे मैं खुश हूँ, परंतु मैंने दोनों को अस्वीकार कर दिया क्योंकि यहाँ पर सब कुछ एक बार फिर ठीक ठाक हो चुका था। जब हम कठिन समस्याओं का सामना करते हैं तो हम सब तब तक दलदल में फंसे रहते हैं जब तक कि हम कर्म नहीं करते। आशा से शुरुआत होती है, परंतु जीतने के लिए आशा के साथ साथ कर्म भी जरूरत होती है। कर्म के सिद्धांत पर अमल करें। अगली बार जब भी आपको डर लगे, चाहे डर छोटा हो या बड़ा, अपने आप को संभालें। फिर इस सवाल का जवाब ढूंढें, किस तरह के काम में से मैं अपने इस डर को जीत सकता हूँ। अपने डर का कारण खोज ले, फिर उचित कदम उठाए। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो धार्मिक सुविचार चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।